इंडिया में 2020 में 46 ट्रिलियन रुपीस एज ए एफडी एसेट पड़े हुए थे इंडिया में। तो एफडी की यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोकप्रियता है। लोग एफडी में आज भी इन्वेस्ट करते हैं जो लोग रिस्क कम लेना चाहते हैं या जिनको लिक्विडिटी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। जब सरकारी लोग ग्रेच्युटी मिलती है रिटायरमेंट होने पे, या जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करके रखना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं आगे भविष्य के लिए, तो एफडी कराना पसंद करते हैं। और आज भी एफडी की लोकप्रियता कम नहीं हुई है। बैंक भी एफडी पे काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट देते हैं जिससे लोगों को कमाई होती है। अब इनकम है तो टैक्स भी है, तो टैक्स कैसे लगता है और कैसे आप बचा सकते हो वो ही बात करने जा रहे हैं अपन इस वीडियो में। हे गाइस, दिस अर्जुन मित्तल हियर। आई एम फाउंडर एंड सीईओ ऑफ इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टेक स्टार्टअप टैक्स एडवाइजरी। मैं असिस्ट करते हैं हम आप लोगों को कि किस तरीके से आप अपना टैक्स सेव कर सकते हो, कैसे टैक्स फाइल कर सकते हो और किस तरीके से टैक्स सेविंग कंसल्टेंसी पाके आप अपना मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट अवेल कर सकते हो। हमसे कनेक्ट करना हो, कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब हम बात करते हैं एफडी पे इंटरेस्ट की तो क्या होता है, बेसिकली टीडीएस का प्रावधान है। टीडीएस डिडक्ट करना गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया है। तो इस टीडीएस से भी आपको कैसे बचना है, इन तरीकों पे भी मैं आपको ऐसे 4 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपना टीडीएस या तो नहीं कटवाएंगे या कम कटवाएंगे या फिर अपना टैक्स किस तरीके से बचा सकते हैं। तो अगर हम बात करें अपने टीडीएस की तो इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स का टीडीएस का क्या प्रावधान है। इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स की अगर टीडीएस की हम बात करें तो इसकी परसेंटेज है 10%, राइट। अगर इंटरेस्ट इनकम एक्सीड्स 40,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम 40,000 रुपीज से एक्सीड करती है तो आपका 10% टीडीएस कटेगा। मान लो इंडिविजुअल बिलो 60 इयर्स ने 10 लाख रुपीस की एफडी कराई, एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इनकम हुई 70,000 तो 7,000 रुपए टीडीएस कट के 63,000 रुपए आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। तो ये होता है टीडीएस का प्रावधान। लेटर ऑन इस टीडीएस को आप आईटीआर फाइल करते हुए क्लेम कर सकते हो, लेकिन कई लोग टीडीएस ही कटवाना नहीं चाहते, ठीक है। अब अगर हम बात करें अबव 60 इयर्स की, ठीक है, अबव 60 इयर्स की अगर हम बात करें तो उनके लिए जो लिमिट है वो 50,000 रुपए है, ठीक है। उनके लिए सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट है वो 40,000 से बढ़ा के 50,000 कर दी है। इसके ऊपर अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया है, पैन आधार लिंक नहीं है या पैन इनऑपरेटिव है तो 20% टीडीएस कटेगा, ठीक है। और अगर पैन ऑपरेटिव है तो 10% टीडीएस कटेगा। और अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम इन अ फाइनेंशियल ईयर 50,000 रुपए से कम है तो नो टीडीएस। इतनी बात समझ में आती है। तो टीडीएस का रूल अभी फिलहाल इंटरेस्ट इनकम पे ये है। अब एक्चुअली क्या होता है, इस इनकम में कोई अदर इनकम जोड़ी जाएगी या नहीं जोड़ी जाएगी इसका प्रावधान अलग है। फिलहाल के लिए आपकी अदर इनकम भी हो सकती है लेकिन एफडी की इनकम काउंट होगी टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब क्या होता है, अब आपको कौन से 4 मेथड है जिनसे आप अपना ये टीडीएस या टैक्सेशन बचा सकते हो वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है, आपको एक फॉर्म मिलता है 15G और 15H, ठीक है। ये बैंक में फॉर्म फिल करना होता है। 15G होता है नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो बिलो 60 होते हैं, ठीक है, बिलो 60 होते हैं। और जो फॉर्म 15H होता है ये अबव 60 के लिए होता है जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ठीक है। रूल्स क्या है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, टैक्सेबल लिमिट क्या होती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए, ठीक है। और जो 87A की रिबेट लगा देते हैं तो 5 लाख रुपए से कम इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ये है टैक्सेबल लिमिट। स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, देखो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 2025 तक चलेगा। फिर 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो ये स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। आपको ये फॉर्म फाइल करने हैं जून के आसपास।
रीजन बीइंग बैंक अपनी टीडीएस की रिटर्न तभी फाइल कर रहे होते हैं, और अगर टाइमली आप उनको 15G और 15H फर्निश करके दे दोगे कि भाई मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है, मेरा इंटरेस्ट पे टीडीएस ना कटे, तो बैंक वो फॉर्म एक्सेप्ट कर लेता है और आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होता है, इवन इफ आपकी इंटरेस्ट इनकम 50,000 या 40,000 से एक्सीड कर रही हो, राइट। अगर आपकी 50,000 और 40,000 से कम है तो फिर तो रूल अप्लाई होता ही नहीं है टीडीएस का। अगर एक्सीड करती है तो फॉर्म 15G और 15H ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बात कर सकते हो, भर सकते हो। ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू फॉर्म भर जाता है, मिल जाता है 15G 15H, वहां फर्निश कर दो, और ऑफलाइन आप ब्रांच में विजिट करके फॉर्म भर सकते हो। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ज्यादा है फिर भी आप फॉर्म भर देते हो, ठीक है, आपको लगा कि टीडीएस कटवाता नहीं हूं, साल की ईयर में जो होगा देखा जाएगा, अभी फिलहाल फॉर्म भर के टीडीएस रुकवाता हूं, लेकिन जब आप आईटीआर फाइल करने जाओगे आपकी इंटरेस्ट इनकम पे एफडी के इंटरेस्ट इनकम में अदर इनकम ऐड होगी, तो उस पर टैक्स बैठेगा और उसको आपको इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। ये इसका ओनली कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। इसके अलावा कोई ज्यादा क्राइम नहीं हो जाएगा अगर आपने फिर भी फॉर्म भर दिया तो, ये ओनली कॉन्सिक्वेंस है। लेकिन फॉर्म फिर भी मत भरना अगर आपकी अदर इनकम भी एग्जिस्ट करती है तो। अब इसका दूसरा हैक ये है, देखो अलग अलग बैंक अलग अलग टीडीएस का इंटरेस्ट के हिसाब से टीडीएस की कैलकुलेशन कंसीडर करेगा, तो आप अपने एफडी के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। जैसे 50,000 रुपए की अगर एफडी बनाई तो 10-10, 15-15 लाख रुपए करके अलग अलग बैंकों में एफडी का इंटरेस्ट यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। इससे क्या होता है, आपका एफडी भी सिक्योर रहता है। बैंक कभी कभी दिक्कत हो जाती है, जैसे रिसेंटली यस बैंक के साथ हुआ था, लेकिन फिर भी आपकी सिक्योरिटी भी हो जाती है। और अगर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लोगे तो क्या 40,000 और 50,000 की इंटरेस्ट इनकम अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से कंसीडर नहीं करेगा? तो इस तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, ठीक है। 3 से 4 बैंकों में आप अपना एफडी का इंटरेस्ट एफडी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंटरेस्ट आपका 40,000 से 50,000 से नीचे रहे। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000, सीनियर सिटीजन है तो 50,000। इंटरेस्ट लिमिट बैंक वाइज बैंक वाइज नहीं होती, वो पेन वाइज होती है, ठीक है। लेकिन वो तो साल के एंड में आपको कंसीडर करनी पड़ेगी ना। अभी तो टैक्स कैसे आपको रोकना है टीडीएस कटना, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला मैंने बताया फॉर्म 15G 15H, दूसरा मैंने आपको बताया अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लो। थर्ड नंबर पे जो है आपका जो इसके अंदर हैक है कि आप कैसे अपनी टीडीएस को या एफडी पे इंटरेस्ट को कैसे कम कर सकते हो, जो भी टैक्स वगैरह लगता है कैसे कम कर सकते हो। अपना इन्वेस्टमेंट केवल एफडी में ना करके, अगर आपकी एफडी के अलावा अदर इनकम भी है और वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो कि 2.5 लाख रुपए है और 87A की रिबेट मिला के 5 लाख रुपए है, न्यू रिजीम में 7 लाख रुपीज है, अगर उससे ज्यादा है तो आपको केवल और केवल एफडी में इंटरेस्ट ना करके टैक्स सेविंग कई सारे मेथड हैं, क्योंकि ये सारे मेथड ओल्ड रिजीम में ही एप्लीकेबल हैं। तो 5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है, 87A की रिबेट मिला के 5 लाख बैठ जाती है। आप इन सोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 80C में 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं। 80C में बेसिकली हमारा आता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अलावा होम लोन की प्रिंसिपल आ जाती है, उसके अलावा जो भी हमारे पीपीएफ फंड से रिलेटेड हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो सारे इसमें 1.5 लाख की लिमिट में आ जाते हैं। ओवरऑल 1.5 लाख है। बच्चों की स्कूल फीस, ट्यूशन फीस भी इसमें ही ग्रुप में आ जाती है। इसके अलावा मेडिकल प्रीमियम आपका 1 लाख रुपए तक अलाउड होता है। कैसे होता है? अगर आपके पेरेंट्स डिपेंडेंट्स हैं, ठीक है, आपके ऊपर, और आपने उनका मेडिकल प्रीमियम दिया तो 50,000 रुपए विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, और आपका खुद का अपना इंडिविजुअल 25,000 रुपए इन अ ईयर, और इसके अलावा कोई क्रिटिकल डिसीज वगैरह भी मिलती है, उसका भी क्लेम मिलता है, तो वहां पे भी 1 लाख रुपए तक की, अप टू 1 लाख है ये, ठीक है, अप टू 1 लाख, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, अप टू 1 लाख है। 80G में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होते हैं, 80G अप्रूव्ड होते हैं, वहां पे आप डोनेट करके उनसे 80G का सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो वहां पे आपको टैक्स में छूट मिलती है। और इंटरेस्ट होता है सेविंग बैंक अकाउंट
LTTTA, ये 10,000 रुपए विद इन अ फाइनेंशियल ईयर आपको अलाउड होता है। ठीक है, सेविंग बैंक अकाउंट में अगर फंड पड़ा हुआ है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो आपको 50,000 रुपए तक की विद इन अ फाइनेंशियल ईयर छूट मिलती है। तो ऐसा नहीं है अगर आप सीनियर सिटीजन है, सेविंग बैंक में पैसा रखते हैं, तो 50,000 रुपए तक की छूट आपके लिए एलिजिबल है। आप सेविंग क्योंकि बड़े लोग ज्यादा करते हैं। और 87A की रिबेट जो है 12,500 रुपए, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर हम न्यू रिजाइम की बात करें, न्यू रिजाइम में ये सारे इन्वेस्टमेंट आपको नहीं मिलेंगे, कोई भी नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पे रिबेट आपको 25,000 की मिल जाएगी विद मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो ये था एफडी पे टैक्स सेव करने का तीसरा है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट को भी डाइवर्सिफाई करो, अलग अलग मींस में इन्वेस्टमेंट करो। ओल्ड रिजीम में अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ है तो ये सारे इन्वेस्टमेंट करो। न्यू रिजीम में अगर किया हुआ है तो न्यू रिजीम में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस में भी अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय, उसकी भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। तो एनपीएस में पैसा डालना न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में दोनों तरीके से बेहतर है। तो मैं एनपीएस का प्रावधान भी यहां पे लिख देता हूं। एनपीएस तो दोनों ही तरीके से आपको एलिजिबल करता है कि आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट वन मेथड, अगर सर इन सबको करने के बावजूद भी टीडीएस कट गया तो क्या करना है। बैंक कभी कभी हमें पता नहीं चलता, इंटरेस्ट आ जाता है, हम ध्यान नहीं दे पाते, फिर भी टीडीएस कट जाता है। कई बैंक ऐसे होते हैं, ये 40,000 50,000 की लिमिट उनको मालूम ही नहीं है, उन्हें तो टीडीएस काटना है। 15G फर्निश कर दिया, फिर भी टीडीएस कट गया, लगाते रहो चक्कर। तो इस केस में अगर टीडीएस कट गया है तो आपके 26AS में ट्रेस हो जाएगा, आपके पैन कार्ड पे आ जाएगा। आप अपनी नॉर्मल आईटीआर फाइल करो। आईटीआर फाइल करके आपकी अगर ओवरऑल इनकम लिमिट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है ओल्ड रिजाइम या न्यू रिजाइम में, तो आपको जितना भी टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है वो रिफंड आ जाएगा। रिफंड का अप्रोक्सीमेटली टाइम 30 से 45 दिन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी इनकी जो डेट है वो टीडीएस डिले भी हो जाता है रिफंड आने में, तो लेकिन आ जाता है अगर आपने इनकम अपनी ट्रू एंड फेयरली अपनी एआईएस से मैच करते हुए, 26AS से मैच करते हुए रिपोर्ट की है। ठीक है, अब आईटीआर अगर आप फाइल करोगे तो आईटीआर का फॉर्म कौन सा रहेगा। देखो, अगर आप ओनली पेंशनर्स हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पीएसयू, तो आईटीआर बन जाएगा। अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं पेंशनर्स के साथ साथ, या आप सैलरीड हैं, तो आईटीआर 2 जाएगा, सैलरी प्लस आपका कैपिटल गेन। अगर आप F&O या कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो आईटीआर 3 जाएगा। अगर आप ओनली बिजनेस करते हैं, आप सैलरीड नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद का बिजनेस है, पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है, तो आईटीआर उस केस में बिजनेस आईटीआर जाएगी, कंपनी के केस में आईटीआर 3 और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के केस में आईटीआर 4 आपको फाइल करनी पड़ेगी। ये आईटीआर आप कैसे फाइल कर सकते हो, सारे मेथड आपको मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे बता चुका हूं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। रीजन बीइंग मैं आपको साथ में ये भी बताता हूं कि आप आईटीआर खुद से अपनी कैसे फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब 87A की रिबेट मैं आपको पहले बता चुका हूं। न्यू टैक्स रिजाइम में 7 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है और ओल्ड टैक्स रिजाइम में 5 लाख रुपए तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, क्योंकि हमें रिबेट मिल जाती है। ठीक है, टैक्स एडवाइजरी एक लीगल कंसल्टेंसी फर्म है। हमसे कनेक्ट करना हो और हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कनेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फॉर्म का लिंक गिवन है और यहां पे नंबर और ईमेल आईडी गिवन है। आई होप आपको एफडी पे आपका टैक्स बचाना अच्छे से आ गया हो। अच्छा लगा हो तो यार अपने कमेंट जरूर करके अपनी अप्रिसिएशन और अपना सजेशन जरूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।